लोकसभा पढ़ रहे थे हम, और भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 में ये प्रावधान दिया हुआ है, और स्थापना के समय इसमें 500 सदस्य थे। 7वां संविधान संशोधन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, फजल अली आयोग की अध्यक्षता के आधार पर यह बात सामने आई कि राज्यों का पुनर्गठन कर देना चाहिए भाषा के आधार पर, फजल अली आयोग, और उसके अनुशंसाओं के आधार पर ये 7वां संविधान संशोधन, और उसी के तहत मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश ऐसे राज्यों का गठन। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। और इसी कारण फिर क्या हुआ, सीटों की संख्या कम ज्यादा हो गई, तो कितनी बन गई? 525। फिर 31वां संविधान संशोधन 1967, कुछ नए राज्यों को भारत के इसमें शामिल किया, सिक्किम वगैरह नए राज्य बने थे, तो इस कारण क्या हुआ, फिर सीटों का पुनर्गठन किया, और कितनी हो गई? 552। ये 552 सीटों में अपन ने ये पढ़ा कि 530 जो है वो राज्यों के लिए है, 20 जो है वो केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेशों के लिए, और जो 2 सीटें हैं वो एंग्लो इंडियन। यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि एंग्लो इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो 2 सदस्यों को वो मनोनीत कर सकते हैं, और ये प्रावधान दिया हुआ है आर्टिकल 331 में। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का आरक्षण। फिर कुछ सीटें जो है SC ST के लिए आरक्षित हैं, जैसे मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, 29 में से 10 सीटें आरक्षित है, 6 ST के लिए और 4 SC के लिए सीटें आरक्षित है। आपका जो संसदीय क्षेत्र है, हाँ जो छुप के बैठे हैं, आप बताओ, आपका जो संसदीय क्षेत्र है उसका नाम क्या है? बैतूल हरदा हरसूद। बहुत बढ़िया पढ़ते हैं वहाँ, आगे बैठा करो जरा, दिखते नहीं हो मुझे यहाँ से। तो ये किस वर्ग के लिए आरक्षित है? सर ये ST के लिए आरक्षित है। काय के लिए? ST वर्ग के लिए ये आरक्षित है। ठीक। आर्टिकल 332 पढ़ा अपन ने, ये 330 लोकसभा सीटों के लिए SC ST का आरक्षण, और 334 भी इसी से संबंधित है। काय से संबंधित है? पूछे बताइए। 334 इसी से संबंधित है। काय से संबंधित है? आर्टिकल 334। हाँ, राज्यसभा में एक एंग्लो इंडियन का नहीं, SC ST का आरक्षण तो 330 में है। 331 में क्या पढ़ा अपन ने? लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का आरक्षण। लेकिन 334 में ये दिया है कि SC ST का जो आरक्षण है वो एक निश्चित समयावधि के लिए होगा, और संसद जो है विधि बनाकर उन्हें आगे बढ़ा सकती है। तो अब 10-10 साल, 20-20 साल के लिए संसद जो है वो अधिनियम पारित करती है। जैसे 104वां संविधान संशोधन अधिनियम कब तक बढ़ा दिया? 2030 तक बढ़ा दिया। और तो ये एंग्लो इंडियन भी कब तक बने रहेंगे? SC ST का आरक्षण कब तक बना रहेगा? ये आर्टिकल 334 में दिया हुआ है, और इसके तहत विधि बनाकर उसकी समय सीमा को आगे बढ़ा देते हैं। जैसे 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009, इसमें SC ST का आरक्षण कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया? 10 वर्ष के लिए, 2020 तक कर दिया था। और फिर 2019 में 104वां संविधान संशोधन, और इसमें कितना बढ़ा दिया? 2030 तक। और इसी में ये भी कंडिका कर दी कि जो एंग्लो इंडियन की बात कर रहे थे उनके प्रतिनिधित्व की आवश्यकता ही नहीं है, तो इसको समाप्त कर दिया गया। तो अब सीटें कितनी बची? 550। अब कितनी रहेगी? 550। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी बताएगा? आप बताओ। नहीं पता? बताया था मैंने। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी लोकसभा सीट है मल्काजगिरी, आंध्र प्रदेश में। मल्काजगिरी, आंध्र प्रदेश। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी लोकसभा सीट।
जनसंख्या की दृष्टिकोण से सबसे बड़ी सीट कौन सी? मल्काजगिरी। मल्काजगिरी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में देखो, पहले भी पढ़ा अपन ने, ये जो सीटों का आवंटन है वो जनसंख्या के आधार पर। जब संविधान सभा बनी थी तब भी वही, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट। तो वही प्रावधान अभी भी है, जनसंख्या के आधार पर ही है। जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके लिए परिसीमन आयोग कोशिश करता है कि सीटों की संख्या बढ़ा दी जाए। बढ़ाई भी है 500, 525, 552। लेकिन और अब जो है 2026 के बाद में जो भी जनगणना होगी उसके बाद में परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा और वो सीटों का पुनर्गठन करेंगे, सीटों की संख्या में वृद्धि भी कर सकते हैं। तो अभी जो है सबसे बड़ी सीट कौन सी? मल्काजगिरी, आंध्र प्रदेश। वैसे ही सबसे छोटी सीट देख लेते हैं। सबसे छोटी सीट वो है लक्षद्वीप। लेकिन ये आधार क्या है इनका? जनसंख्या। अब दो आधार पर हो सकता है, एक जनसंख्या के आधार पर हो सकता है और एक क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर भी देखेंगे, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे बड़ी से जनसंख्या क्षेत्रफल के आधार पर वह लद्दाख सबसे बड़ी सीट है। और दूसरी है चांदनी चौक, सबसे छोटी। चांदनी चौक ये कहां पर है? दिल्ली। चांदनी चौक दिल्ली। चांदनी चौक दिल्ली। अब निर्वाचन कैसे होता है लोकसभा सदस्यों का? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक ये आता है इसमें, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। जब मताधिकार की आयु कितनी वर्ष थी? 21 वर्ष। मताधिकार की आयु कितनी थी? 21 वर्ष। अभी कितनी है आप बता जरा? 18 वर्ष। कब हुआ ये जी? 2000 नहीं, ये है 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन, ये याद करके रखना है क्योंकि हम एक साथ पढ़ेंगे तब भी ये आपको ही बताना पड़ेगा। 1989 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया है? 18 वर्ष। 18 वर्ष कर दिया गया। संविधान में कहीं है क्या इसका उल्लेख मताधिकार का? आर्टिकल 325 और 326। 325, 326। 325 में क्या? निर्वाचन आयोग जो है इलेक्शन के पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण करेंगे। नई मतदाता सूची जारी करेंगे। कोई भी इलेक्शन होता है तो उससे पहले क्या होता है? मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है। जो डेथ हो गई उनके नाम काट दिए जाते हैं। जो नए बच्चे 18 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुके हैं उनके नाम उसमें जोड़ दिया जाता है। किसी का एड्रेस चेंज हो गया हो, पता गांव का शहर में आ गया हो, शहर का गांव में चला गया हो, तो उसके लिए फिर वो संशोधन करते हैं। फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 7, फॉर्म नंबर 8। 6 नंबर काय के लिए होता है? नाम जोड़ने के लिए। 7 नंबर काय के लिए होता है? काटने के लिए। 8 नंबर काय के लिए होता है? एड्रेस में संशोधन करने के लिए। एड्रेस में, पते में, फोटो वगैरह कहीं को संशोधन करना है तो ये। और क्या जरूरी है मतदाता सूची के लिए? एक इपिक कार्ड। क्या होता है? इपिक कार्ड। क्या होता है इपिक कार्ड? जिसे आप बोलते हो परिचय पत्र, वोटर आइडेंटिटी
कार्ड। इसे क्या बोला जाता है? एपिक कार्ड। इसमें पूरा डिजिटल आता है। अब इसमें अपनी पूरी जानकारी किस भाग संख्या में है, भाग संख्या है, किस केंद्र पर है, हमारा मतदान केंद्र कौन सा होगा, वो पूरी जानकारी उसमें लिखी होती है। और आर्टिकल 326 वयस्क मताधिकार की बात कर रहे हैं कि प्रत्येक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक मतलब जाति, धर्म, वर्ग, वंश, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन भेदभाव किया जाएगा जन्म के आधार पर। काय के आधार पर? जन्म के आधार पर। यह सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है वोट देने का अधिकार, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। क्लियर एकदम? 325, 326 जब इसका सीरियल नंबर आएगा तब हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी बता दिया 325 मतदाता सूची, 326 वयस्क मताधिकार। चूंकि आयु उसकी कितनी थी? 21 वर्ष थी, उसमें संशोधन करना था, तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया और 1990 से इसे लागू कर दिया गया। क्लियर एकदम? पहली लोकसभा का गठन, पहली लोकसभा का गठन, पहली लोकसभा का गठन, पहली लोकसभा का गठन यह हुआ है 17 अप्रैल 1952। 17 अप्रैल 1952। दिख रही है क्या? 17 अप्रैल 1952। क्या बोलते थे इसे? हाउस ऑफ प्यूपिल, नहीं, हाउस ऑफ प्यूपिल, है ना? हाउस ऑफ प्यूपिल ब्रिटेन से नाम लिया गया था, तो इसे क्या बोला गया? हाउस ऑफ प्यूपिल। कब? 17 अप्रैल 1952, क्योंकि पब्लिक द्वारा चुने हुए प्रत्याशी होते थे इसमें। 14 मई 1954 नाम बदलकर कर दिया इसका लोकसभा। 14 मई 1954। 14 मई 1954 नाम क्या रखा इसका? नाम लोकसभा। क्या नाम रख दिया? लोकसभा। प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जीवी मावलंकर। और उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे? ये होमवर्क है आप लोगों के, बिल्कुल याद करके लाना है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। मीरा कुमार। तीनों क्वेश्चन याद रखना है। कार्यकाल कितना होता है? ये पढ़ लिया तुमने। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। यदि भंग न किया जाए तो प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष। वही का वही शब्द लिखना भी है और मुझे बताना भी है। मुझे बताओगे तो लगेगा कि इनको याद है, और नहीं बताओगे तो क्या लगेगा कि इनको याद नहीं है। ये भी लग सकता है कि इनको याद करने की जरूरत भी नहीं है, बहुत पैसा है इनके पास में, खरीद लेंगे नौकरी। मैं पढ़ता वो नहीं है जिसके पास पहले से कुछ हो, पढ़ना तो उनको है ना जिनके पास में कुछ नहीं है। क्लियर हो गया? क्या? पहले अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक यदि भंग न किया जाए तो। और एक अस्थायी सदन है, कभी भी भंग किया जा सकता है, लेकिन इसके कार्यकाल में परिवर्तन किया गया। अब ये पढ़ना था कार्यकाल। लोकसभा निर्वाचन के बाद प्रथम अधिवेशन
के लिए नियत दिनांक से 5 वर्ष तक यदि समय से पूर्व भंग न किया जाए, समय से पूर्व भंग न किया जाए, यह कार्यकाल है। लेकिन फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 के पास में जाएंगे, लघु संविधान संशोधन। तो आपने कुछ किया तैयार उसको? नहीं कर पाए, कल छुट्टी थी कहना, फिर हमने नहीं की। उसमें एक लाइन ये वाली भी ऐड करेंगे कि लोकसभा सदस्य का कार्यकाल अभी 5 वर्ष है, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष। तो इसमें ये किया था कि इसका भी कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए? 6 वर्ष कर दिया जाए। ये था 42वां संविधान संशोधन 1976 कि लोकसभा सदस्य का भी कार्यकाल कितना कर दिया जाए? 6 वर्ष कर दिया जाए। लेकिन फिर उलट दिया इसको कब? 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा लोकसभा सदस्य का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया, पुनः 5 वर्ष कर दिया गया, पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। आर्टिकल 84 पढ़ लिया अपन ने, लेकिन पूछूंगा नहीं, मुझे पता है बताएंगे नहीं आप लोग। आर्टिकल 84 संसद सदस्य की योग्यता, ये पढ़ा अपन ने, संसद सदस्य की योग्यता है 84 में। तो भारत का नागरिक हो, ये है उसमें, है ना? लोकसभा सदस्य तो 25 वर्ष की आयु और राज्यसभा सदस्य हो तो 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। लाभ के पद पर न हो, सक्षम न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न कर दिया गया हो। ये संसद सदस्य की योग्यता है। आज क्या पढ़ेंगे हम? संसद सदस्य की अयोग्यता है। संसद सदस्य की अयोग्यता है, अयोग्यता है। और ये काय में दिया? आर्टिकल 102 काय में दिया है? आर्टिकल 102 अनुच्छेद 102 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद 102 संसद सदस्य की अयोग्यता है। क्या क्या हो सकती है? केंद्र या राज्य के अधीन कई लाभ के पद पर न, लाभ का पद ग्रहण न कर लिया हो। लिखो पहली अयोग्यता। केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कहीं लाभ के पद पर न हो। यदि संसद सदस्य निर्वाचित हुआ और वो ऐसा कोई लाभ का पद ग्रहण कर लेता है तो फिर संसद की सदस्यता के लिए वो निरर्हित हो जाता है। दूसरा है यदि वह विकृचित है और सक्षम न्यायालय द्वारा इसकी घोषणा कर दी। अब बड़ा सरल सा क्वेश्चन बनेगा धनेश्वरी, और आप उसमें उस चक्र में फंस भी जाएंगे। कैसे? कोई व्यक्ति विकृचित है और संसद की सदस्यता के लिए निरर्हित किया जाना है, तो इसकी घोषणा कौन करेगा? जिला चिकित्सालय का सीएमओ ऐसा डाल देंगे उसमें, है ना? या एमबीबीएस डॉक्टर, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो आप क्या सोचेंगे? मानसिक रूप से विकृचित है, तो हम क्या सोचेंगे? कौन करेगा ये घोषणा? डॉक्टर करेगा, है ना? न्यायाधीश को थोड़ी पता।
तो जो नहीं पढ़ेगा वो तो इसमें फंस जाएगा। बोलेगा न्याय तो वो डॉक्टर ही करेगा। अब 2 डॉक्टर दिए, अब वो दोनों को ही सोचेगा ये करेगा या ये करेगा, सीएमओ करेगा या एमबीबीएस डॉक्टर करेगा, इन दोनों को ही ध्यान में देंगे और बाकी के जो 2 है उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देंगे। तो न्यायालय द्वारा तो सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, लेकिन इसकी घोषणा कौन करेगा? सक्षम न्यायालय द्वारा उसकी घोषणा की जाएगी। और निर्वाचन आयोग उसको नहीं देखेगा, हॉस्पिटल वाले प्रमाण पत्र को किसको देखेगा? न्यायालय द्वारा, न्यायाधीश द्वारा जो उद्घोषणा की है उसके आधार पर किया जाएगा। सर इसमें भी उच्चतम न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा या उच्च न्यायालय? अब देखो सक्षम न्यायालय बोला अपन ने, और अभी तक क्या पढ़ा? सब राज्यसभा सदस्य या लोकसभा सदस्य से संबंधित कोई भी मैटर हो तो वो कहाँ होगा? सर्वोच्च न्यायालय में। तो सक्षम न्यायालय वही आएगा, ठीक है। अब यदि कहीं जिला न्यायाधीश ने बोल दिया तो वो थोड़ी होगा, उसके अपील वहां जाएगी सक्षम न्यायालय द्वारा। सक्षम न्यायालय मतलब जिसको ये अधिकार दिया गया है, और संविधान ने अधिकार किसको दिया? इससे संबंधित कोई भी मैटर हो तो सर्वोच्च न्यायालय। भारत का नागरिक न रहा हो, भारत का नागरिक न रहा हो, अब भारत का नागरिक ही नहीं रहा तो फिर सदस्यता समाप्त हो जाएगी, यदि विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले, कुछ कर ले। दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित हो सकता है। दल बदल के आधार पर, दल बदल के आधार पर 1985 में आया था। कौन सी? 10वीं अनुसूची। और कौन सा संविधान संशोधन? 52वां। दल बदल राजीव गांधी जी के समय में, डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन 10वीं अनुसूची दल बदल 1985। इतना याद रख ले कि इसके तहत, लेकिन इसमें अधिकार किसको है? पीठासीन अधिकारी को। पीठासीन अधिकारी को है। पीठासीन अधिकारी मतलब उस दल का जो प्रमुख होगा। दल का प्रमुख मतलब ये नहीं है कि वो जिस पार्टी की सरकार है वो दल की बात नहीं कर रहा। पीठासीन मतलब लोकसभा है तो लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा है तो राज्यसभा का सभापति, ये कहलाते हैं पीठासीन अधिकारी। ठीक, क्लियर एकदम। तो दल ये ऊपर है, यदि कोई प्रावधान है तो फिर कौन करेगा? भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर हो तो फिर कौन करेगा? राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग की सलाह लेकर। और इसमें कौन? पीठासीन अधिकारी। दल बदल के आधार पर यदि अयोग्य हो जाता है तो पीठासीन अधिकारी ही इसमें निर्णय ले लेंगे कि ये सदन का सदस्य रहेगा या नहीं। क्लियर हो गया? यदि एक और लिखेंगे, यदि वह सदन द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरअर्हित कर दिया जाए, निरअर्हित कर दिया जाए। तो ये यही वाला है, दल बदल वाला। मूल संविधान में तो दल बदल था नहीं, तो ऐसी विधि थी कि संसद कोई विधि बनाकर ऐसा प्रावधान कर सकती है। तो किया सरकार ने प्रावधान, और क्या बना दिया? दल बदल वाली एक नई विधि बना दी, और इसके आधार पर अब निरअर्हित कर दिया जाता है। अब आर्टिकल 103, आर्टिकल 103, अनुच्छेद 103। 102 पढ़ लिया अपन ने, निर्योग्यताएं या निरअर्हताएं। 84 और इसके बाद 102। 84 में क्या पढ़ा था? योग्यताएं, संसद सदस्य की योग्यताएं, और 102 अयोग्यताएं या निरअर्हताएं, निर्योग्यताएं। अब 103 में है विनिश्चय निरअर्हताओं से के प्रश्न पर विनिश्चय।
विनिश्चय का मतलब होता है निर्णय कौन करेगा, कि ये अयोग्य हो गया है, इसका निर्णय कौन करेगा, अभी बता दिया मैंने। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, दल बदल को छोड़कर जो कंडिकाएं हैं इसके ऊपर निर्णय कौन करेगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उसका यह विनिश्चय अंतिम होगा, विनिश्चय अंतिम होगा। राष्ट्रपति विनिश्चय करेगा और उनका विनिश्चय अंतिम होगा, उसको कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय का प्रश्न बनेगा क्या ये? नहीं। लेकिन एक शर्त है उसमें, विनिश्चय करने से पहले वो निर्वाचन आयुक्त से सलाह, निर्वाचन आयोग से वो सलाह लेगा और उसके बाद में विनिश्चय करेगा। और ये अनंतिम, अंतिम है, अनंतिम नहीं, अंतिम। अनंतिम और अंतिम में क्या अंतर होता है? अनंतिम मतलब अंतिम नहीं, उसमें कुछ गुंजाइश होती है तो अनंतिम कहलाता है, ठीक है। प्रोविजनल जिसे बोल सकते हैं, अनंतिम को प्रोविजनल, अंतिम मतलब स्थायी, अब उसमें कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं। फिर दल बदल वाले के आधार पर बताई दिया मैंने, कौन निर्णय लेगा, विनिश्चय करेगा, पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी, राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा का अध्यक्ष। फिर आर्टिकल 104, आर्टिकल 104, कोई बता सकते हैं क्या है आर्टिकल 104? सरल है। हाँ सर, वो ऐसा अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। हाँ, आर्टिकल 104, यदि चुनाव में अगर किसी संसद के द्वारा हाँ। यदि वो अयोग्य होता है या चुनाव में जो गड़बड़ी होती है उसे अयोग्य 104 के अनुच्छेद के तहत उसे घोषित कर दिया जाता है। ठीक, पहले इसे लिख ले फिर अपन और चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 99 के अधीन, अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले निर्अर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति, मत देने के लिए शास्ति। मतलब वो कोई धर्मशाला नहीं है, कोई भी चला जाए और जाके बैठ जाए। कुछ कंडिकाएं हैं उसकी, एक तो शपथ लेना है, यहाँ 99 में क्या है, लोकसभा सदस्य की शपथ होगी, ये याद होना चाहिए, है ना, प्रतिज्ञान या शपथ। भाई संसद के सत्र में बैठने के लिए आपको क्या लेना है, शपथ लेना है। शपथ लोगे तो ही बैठोगे, बिना शपथ लिए बैठोगे तो भी ठीक। फिर यदि आपको निर्अर्ह घोषित कर दिया है, अयोग्य घोषित कर दिया है, फिर भी संसद की बैठक में भाग लेते हैं तो फिर शास्ति का प्रावधान है, और यह 500 रुपए प्रतिदिन का, 500 रुपए प्रतिदिन। कितनी है शास्ति, कितनी है, दंड कितना है, 500 रुपए प्रतिदिन, 500 रुपए प्रतिदिन। क्लियर है एकदम? आर्टिकल 104। तो अपन ने 2, 3 और 4, 2 में निर्योग्यताएं, 3 में निर्योग्यताओं का विनिश्चय
और 4 में निर्योग्य घोषित होने के बाद में भी यदि वो बैठक में हिस्सा लेता है तो उसके ऊपर शास्ति, शास्ति का मतलब क्या है, दंड। कितना दंड दिया जाएगा, कितना, 500 रुपए प्रति घंटे। अब हम कुछ बातें करते हैं संसद भवन के विषय में। संसद भवन, संसद भवन कहाँ पर है? संसद भवन नई दिल्ली में है ना, नई दिल्ली। तो लिखेंगे संसद भवन निर्माण हुआ था 1921 में, जो पुराना संसद भवन था, निर्माण 1921। इसका आधारशिला रखी थी ड्यूक ऑफ कनाट, ड्यूक ऑफ कनाट। निर्माण 1921, भूमि पूजन या आधारशिला, आधारशिला किसने रखी? ड्यूक ऑफ कनाट, ड्यूक ऑफ कनाट द्वारा इसकी आधारशिला रखी थी। लेकिन उद्घाटन किसने किया इसका जब बन के तैयार हो गया? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन वायसराय थे उस समय, तो उन्होंने इसके शुरुआत की। और वास्तुकार कौन था इसका? पूर्ण जो तैयार हुआ था, पूर्ण हुआ था इसका 1927 में। 1921 में बनना शुरू हुआ, 1927 में इसका काम पूरा हुआ, और जब इसका उद्घाटन किया लॉर्ड इरविन के द्वारा। वास्तुकार कौन था इसका? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। वास्तुकार बेकर, हर्बर्ट बेकर है ना। और प्रिया को तो कुछ अलग ही नाम याद था है ना, पर आप बताओगे नहीं कि बता दो? एडवर्ड लुटियंस, बहुत बढ़िया। तो वास्तुकार थे इसके एडवर्ड लुटियंस, एडवर्ड लुटियंस व हर्बर्ट बेकर, हर्बर्ट बेकर, ये दो नाम वास्तुकार। ठीक, वास्तुकार। कैसा था आकार इसका? आकार ये इस तरीके से था। ये एक तरफ राज्यसभा और एक तरफ लोकसभा है ना, यू आकार का बनता था दोनों का। लोकसभा यू आकार की, राज्यसभा भी यू आकार की। तो आकार कैसा है? गोलाकार। काय का? संसद भवन का। लेकिन लोकसभा का बोले तो यू आकार का, राज्यसभा का बोले तो यू आकार का, गोलाकार। लॉर्ड इरविन ने इसे काउंसिल हाउस कहा था। लॉर्ड इरविन ने इसे काउंसिल हाउस कहा था। इसकी जो लागत थी बहुत ज्यादा, 83 लाख रुपए लगभग, 83 लाख रुपए लगभग लागत थी। जुबेर शेख बोल रहे इतने तो मेरे जेब में रखे रहेंगे कुछ दिनों के बाद, है ना, रखे रहेंगे ना। 83 लाख रुपए अभी के जमाने में कौन सी बड़ी बात है? जिस भवन में आप पढ़ रहे हो उस भवन की कीमत ही 70-80 लाख रुपए है। 83 लाख रुपए कौन सी बड़ी बात है? लेकिन उस जमाने में जाओ तो जरा, जब एक व्यक्ति 1 रुपए भी नहीं कमा पाता था, एक व्यक्ति 1 रुपए भी नहीं कमा पाता था, उस समय की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं नया संसद भवन। नया संसद भवन नया संसद भवन क्या प्रोजेक्ट है बताया जाए? नया संसद भवन, एक प्रोजेक्ट का नाम बताया था मैंने, अल्ट्रा विस्टा प्रोजेक्ट, अल्ट्रा विस्टा प्रोजेक्ट। आकार कैसा है इसका? त्रिकोणीय है सर। त्रिकोणी। आकार कैसा है? त्रिकोणी। आकार कैसा है इसका? त्रिकोणी।
निर्माण कार्य शुरू हुआ 25, उसके 2 डेट लिखेंगे। आधारशिला रखी इसकी 10 दिसंबर 2020, 10 दिसंबर 2020 आधारशिला पीएम मोदी जी द्वारा। कहां से कहां तक है ये? रायसीना हिल से इंडिया गेट तक, रायसीना हिल्स से इंडिया गेट तक। लागत आएगी इसकी 13,450 करोड़ रुपए, 13,450 करोड़ रुपए। डिजाइन किसने तैयार किया इसका? विमल पटेल। विमल पटेल। डिजाइन वास्तुकार जिसे बोलेंगे, वास्तुकार कौन है इसके? विमल पटेल। विमल पटेल कहाँ के हैं ये? ब्रिटेन के, फ्रांस के, गुजरात के। अभी गुजरात ही हमारे लिए ब्रिटेन और फ्रांस है ना? कहाँ के? गुजरात। विमल पटेल। और भी ऐसे नहीं कि विमल पटेल जी ने सिर्फ संसद भवन का ही डिजाइन बनाया, और भी जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का भी डिजाइन इन्हीं के द्वारा दिया गया। क्षमता बड़ी है इसमें सदस्यों के बैठने की। कुल सीटें इसमें 1272 लोग बैठ सकते हैं। दोनों सही बैठे। दोनों है ना, 1272 लोग बैठ सकते हैं। लोकसभा में 888 लोगों के बैठने की व्यवस्था की, और राज्यसभा में 384 लोगों के बैठने की व्यवस्था। कुल सीटें 1272, लोकसभा के लिए 888 सीटें, राज्यसभा के लिए 384। क्षेत्रफल कितना है इसका? 64,500 स्क्वायर फीट। स्क्वायर मीटर, फीट नहीं, स्क्वायर मीटर, वर्ग मीटर। 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में ये बना हुआ है। त्रिकोणीय भवन है ये। त्रिकोणीय भवन मतलब 3 कोने हैं इसके। जैसे अभी आप किधर से आते हैं? आप लोग तो सीधे आते हैं कमानी गेट के अंदर से आते हैं, नहीं तो थोड़ा सा इधर से, जैसे ये जिधर से आते हैं तो सुभाष स्कूल बना हुआ है। तो सुभाष स्कूल कैसा बना हुआ है? ये इस तरीके से है, ये बरामदा है, और ये सब क्या है? उसके कमरे बने हुए हैं। देखो इसी तरीके से बना हुआ है। मॉडल स्कूल का भी आकार कुछ इसी तरीके से बना हुआ, पंच अलग अलग तरीके से ये बनता है। तो ऐसे ये त्रिकोणीय बना हुआ है। त्रिकोणीय मतलब 3 हिस्से हैं इसके। एक है लोकसभा का हिस्सा, लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, और तीसरा है सेंट्रल लॉज। सेंट्रल लॉज। तो पहले लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा जो है मोर से प्रतीक है। मोर क्या? मोर से प्रतीक लोकसभा। और राज्यसभा कमल से प्रेरित, कमल से प्रेरित, कमल से प्रेरित, कमल से प्रेरित। एक है संगोल चिन्ह। संगोल 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए ना, अब तो 2 नंबर का हो गया, तो अच्छे की हालत खराब हो जाए। संगोल आपने तो पढ़ा है मिस्टर जुबेर जी, क्या है संगोल? सर ये चालुक्य वंश, ये चोल वंश है ना। चोल साम्राज्य का राज चिन्ह था, राज चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह है, और जिसका अर्थ होता है संपदा से संपन्न और नीतिगत शासन।
चोल साम्राज्य से आया है, जिसका अर्थ है संपदा से संपन्न और नीतिगत शासन का संदेश। ये है संगुल का जो चिन्ह है, स्पीकर के आसन के सामने, स्पीकर के आसन के सामने संगुल चिन्ह बना हुआ है, संगुल का प्रतीक बना हुआ है। और ये एक तरीके से प्रतीक है सत्ता हस्तांतरण। काय का प्रतीक है ये? सत्ता हस्तांतरण, सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। हम पढ़ेंगे इसमें अलग अलग कक्ष में। तो एक कक्ष है संविधान कक्ष है, इसमें संविधान कक्ष। संविधान कक्ष, संविधान कक्ष, लोकसभा, राज्यसभा, सेंट्रल लॉज, इसमें संविधान कक्ष। सेंट्रल में स्थित संविधान मंजूषा में संविधान की प्रति के साथ उसकी डिजिटल कॉपी भी रखी, डिजिटल कॉपी भी रखी, डिजिटल कॉपी भी रखी है। इस कक्ष को लोकतंत्र की जननी के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया है। लोकतंत्र की जननी के रूप में दिखाने का प्रयास किया है। ऊपर छत पर क्या लटका है? छत पर क्या लटका है? हाँ बता। पेंडुलम लटका हुआ है ना, वो काय का प्रतीक है? पेंडुलम किसे कहते हैं? जो लटका रहता है इधर से उधर, इधर से उधर। कोई आदमी जब परेशान हो जाता है तो वो बोलता है मैं कोई पेंडुलम हूँ, तो यहाँ से वहाँ से वहाँ होता रहो। तो पेंडुलम नहीं है जी, उसमें ऊपर लटका रहता है झूमर, है ना, लेकिन यहाँ झूमर है। यहाँ पर अशोक चिन्ह, क्या है? अशोक चिन्ह। याद रहेगा सबको। संविधान कक्ष में छत पर क्या है? अशोक चिन्ह। लिखेंगे इसे। संविधान कक्ष के ऊपर छत पर 21 फीट ऊंचा, 21 फीट 21 फीट 21 फीट ऊंचा व 7,500 किलो केजी वजन का पीतल का अशोक चिन्ह स्थापित किया गया। अशोक चिन्ह स्थापित किया गया है। अशोक चिन्ह स्थापित किया गया है। इस अशोक स्तंभ का अनावरण 12 जुलाई 2022 को किया गया। 12 जुलाई 2022 को किया गया। क्लियर हो गया यहाँ पे? संविधान कक्ष, संविधान कक्ष कहाँ है? एकदम सेंट्रल में, बीचों बीच में। संविधान की प्रति रखी है, डिजिटल प्रति भी रखी है। साथ ही ऊपर जो है अशोक चिन्ह जो है वो लटका हुआ है। कितना फीट ऊंचा है ये? 21 फीट। और कितना वजन है इसका? 7,500 केजी। किस धातु का बना है? पीतल का, पीतल का बना हुआ है। संविधान कक्ष के ठीक सामने
संविधान कक्ष के ठीक सामने 20 मीटर ऊंचा फूको टाइम पेंडुलम, अब इसके बारे में बता रहे थे प्रिया, है ये संविधान कक्ष के ऊपर नहीं है, संविधान कक्ष के सामने एक फूको टाइम पेंडुलम लटका है जो पृथ्वी की गति व दिशा के हिसाब से घूमता है, गति व दिशा के हिसाब से घूमता है। पृथ्वी की गति व दिशा के हिसाब से घूमता है। कहां से लाए थे इसके लिए जो सामग्री है वो छत्तीसगढ़ से लाए थे। ये जो बनाने के लिए जो सामग्री है छत्तीसगढ़ से लाए थे। अब जाना है हमें संसद भवन। कौन कौन चलेगा मेरे साथ? जिसको भी चलना है तो उसके लिए 3 प्रवेश द्वार है, बता दूं पहले ही। प्रवेश द्वार कितने हैं? तीनों के नाम हमें पता होना चाहिए, जन के लिए, नभ के लिए और थल के लिए। जन के लिए, नभ के लिए और थल के लिए। थल के लिए 3 प्रवेश द्वार इसमें। तो जन के लिए इसे बोला जाता है मकर व हंस द्वार, मकर व हंस द्वार। नभ के लिए शार्दुल व गरुड़ द्वार। और थल के लिए अश्व व गज द्वार। अश्व व गज द्वार 3 प्रवेश द्वार, जन, नभ और थल। जन के लिए क्या बताया? मकर व हंस द्वार, नभ शार्दुल व गरुड़ द्वार, थल के लिए अश्व व गज द्वार। मतलब ये हेलीकॉप्टर वगैरह नभ वाला, जन के लिए मतलब पब्लिक जो पथ द्वार है, और थल के लिए मतलब अश्व व गज द्वार। पहले अश्व व गज होते थे, लेकिन अब हम इसकी तुलना करेंगे व्हीकल से, जो जमीन के ऊपर चलते हैं, उनके लिए अश्व व गज द्वार। संसद भवन के मंडप 3 मंडप बने हुए हैं। मंडप 3 मंडप है। ज्ञान, संकल्प व कर्तव्य। ज्ञान, संकल्प व कर्तव्य। जब हम इसको जाके देखेंगे एक बार, तभी उतना डिटेल में बता पाएंगे। ज्ञान, संकल्प व कर्तव्य। ज्ञान, संकल्प व कर्तव्य। अब दीर्घाय देखते हैं। दीर्घाय मंडप क्या होता है? आप लोगों को पता है कि मंडप क्या होता है? इतिहास में जाना पड़ेगा उसके लिए। इतिहास में जाते हैं, इतिहास में जाते हैं तो कोई मंदिर देखते हैं हम, ठीक है? मंदिर, ठीक है, ये मंदिर, ये यहाँ मूर्ति रहती है, ठीक। तो ये उसके सामने जो ये कहलाता है गर्भ। ये क्या कहलाता है? बीचों बीच में होता है, उसे क्या कहते हैं? गर्भ। और इसके आसपास जो परिक्रमा पथ होता है और उसके बाद में लोगों के चारों तरफ बैठने की जगह होती है, उसे क्या कहते हैं? मंडप। उसे क्या कहते हैं? मंडप। तो यहाँ पर भी मंडप है। तो एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है संकल्प और एक का नाम है कर्तव्य।
इसी प्रकार इसमें दीर्घा है, मतलब बाहर की ओर जो क्षेत्र बटा हुआ है वो दीर्घा कहलाता है, उससे भी पढ़ेंगे हम थोड़ा सा। दीर्घ, यहां से क्वेश्चन उठेगा। दीर्घ ज्ञान वाले क्षेत्र है ये। तो संसद के तीनों हिस्सों को अलग अलग करता है, अलग अलग करता है, एवं एक एक गलियारा जिसमें 3 दीर्घाएं बनी हुई है। तिकोनी है, 3 भाग है, तो तीनों भाग को अलग अलग करने के लिए बीच में क्या गलियारे हैं, और उन गलियारों को क्या बोला गया है, दीर्घा। तो पहली दीर्घा शिल्पी दीर्घा, शिल्पी दीर्घा। शिल्पी दीर्घा की बात करें, शिल्प क्या होता है, शिल्प जैसे इतिहास में पढ़ते हैं धातु शिल्प है, धातु शिल्प, काष्ठ शिल्प। धातु शिल्प मतलब धातुओं से मूर्तियां वगैरह बनाना, कुछ भी कलाकारी बनाना है। मृदा शिल्प मतलब मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाना। काष्ठ शिल्प मतलब लकड़ी के आभूषण। पहले लकड़ी के भी बहुत सारी चीजें, अधिकांश हमारे उपयोग की वस्तुएं होती थी, काय की बनती थी, लकड़ी की बनती थी। आपने देखा क्या कोई लकड़ी की चीज जो घर में उपयोग होती थी खाना वाना बनाने में? एक खाना बनाने के लिए जो चम्मच रहता था, हाँ, चाटू, यही बोलते थे क्या? हाँ, वो हमारे यहाँ अभी भी है ना। माता राम आती है तो सबसे पहले वही देखती है, क्योंकि उनको वो तब आते हैं जब वो खीरे, वो पापड़ वगैरह बनाना होता है, तो उसको वही चाहिए होता है। तो शिल्पी दीर्घा, शिल्पी दीर्घा। और वो फूंकने वाला भी तो होता था पहले, है ना, चूल्हा जलाने के लिए फूंकने वाला, वो भी लकड़ी का बना होता था। तो ऐसे ढेर सारी चीजें, मूर्तियां वगैरह सब कुछ आज भी जो हमारे कुर्सियां, टेबल, ये सब लकड़ी के अच्छे डिजाइन वाले। अब हम लोहे के ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्टील के ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि लकड़ी के महंगे पड़ते हैं, लकड़ी के महंगे भी पड़ते हैं, साथ ही पर्यावरण के लिए लकड़ी काटना प्रतिबंधित भी है। तो शिल्पी दीर्घा में धातु, लकड़ी, मिट्टी के शिल्प से लेकर, धातु, लकड़ी, मिट्टी के शिल्प से लेकर कपड़े पर होने वाली कलाकृति प्रदर्शित है। दूसरा है स्थापत्य दीर्घा। स्थापत्य दीर्घा। स्थापत्य मतलब निर्माण कार्य, स्थापत्य निर्माण कार्य जो जिसे विश्व धरोहर स्थल भारत में घोषित कर दिया। जैसे मध्य प्रदेश में कौन कौन से? खजुराहो, सांची के स्तूप और भीमबेटका, ये 3 जो है। तो ऐसे भारत में जितने भी हैं उन सब की झलक यहाँ पर प्रस्तुत की गई, लिखेंगे। तो यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल, जिस राज्य में, अब जैसे कोई राज्य है वहां के विश्व धरोहर स्थल है, तो वो लेके आ जाएंगे यहाँ पर, मतलब उठा के नहीं लाना है, उसकी प्रतिकृति यहाँ पर बनाना है। लेकिन कोई राज्य ऐसा है जहां पर विश्व धरोहर स्थल कोई घोषित ही नहीं हुआ है, तो क्या उनका प्रतिनिधित्व नहीं होगा? वहां पर भी जो वहां की प्रसिद्ध इमारत है वो यहाँ पर उसकी प्रतिकृति यहाँ पर बनाई जाएगी। तो जिस राज्य में विश्व धरोहर नहीं है वहां की प्रतिनिधि इमारतें शामिल होगी। जैसे पांडिचेरी का ओरीविले आश्रम किससे संबंधित है? अरविंद घोष, महर्षि अरविंद घोष का है ओरीविले आश्रम। अंडमान निकोबार द्वीप में क्या प्रसिद्ध है? झील। क्या बोलते थे उसे? काला पानी,
क्या बोलते थे? बोलते क्या थे? काला पानी। और नाम क्या है? सेलुलर जेल। सेलुलर जेल। पर लोग बाग क्या बोलते थे उसे? काला पानी। तो अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल, मेघालय का हैंगिंग ब्रिज, मेघालय का हैंगिंग ब्रिज, झारखंड का संवेद शिखर, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, भारत की पहली मस्जिद कौन सी है? जो मेरे पास लिखा हुआ है वो है चेरामन जुआ। चेरामन जुआ, कोच्चि स्थित भारत की पहली मस्जिद, चेरामन जुआ, कोच्चि स्थित भारत की पहली मस्जिद चेरामन जुआ। तो 3 चीजें बताई मैंने इसमें, पहले सुन लो एकदम। स्थापत्य दीर्घा में क्या है? एक तो विश्व धरोहर स्थल, पहली बात होगी। दूसरा, किसी राज्य में यदि विश्व धरोहर स्थल नहीं है तो वहां की प्रतिनिधि इमारत। और तीसरा जो है, जो ये हमने लिखा स्वर्ण मंदिर, ये वो, तो सभी धर्मों के प्रमुख धार्मिक स्थल, सभी धर्मों के प्रमुख धार्मिक स्थल, जैसे झारखंड का संवेद शिखर, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, कोच्चि स्थित भारत की पहली मस्जिद चेरामन जुआ, सांची का स्तूप। अब सांची का स्तूप 2 बार नहीं लिखे करेंगे, क्योंकि एक तो विश्व धरोहर स्थल भी है, बौद्ध धर्म का प्रतीक भी है। क्लियर एकदम। तीसरा है संगीत दीर्घा, तीसरा है संगीत दीर्घा, संगीत दीर्घा। तो सीधी सी बात है, इसमें भारतीय संगीत को जिन्होंने चरम पर पहुंचाया है उन लोगों के नाम होंगे इसमें। ठीक। तो सूर्य के नाद से लेकर सामवेद गायन, वादन व नृत्य की परंपराओं के विकास को दर्शाया है। नृत्य की परंपराओं के विकास को दर्शाया गया है। अब बिस्मिल्लाह खान काय के लिए प्रसिद्ध है? कि शहनाई। बिस्मिल्लाह खान की शहनाई। पंडित रविशंकर क्या बजाते थे? सितार। पंडित रविशंकर का सितार। अमजद अली खान का सरोद, अमजद अली खान का सरोद। हरिप्रसाद चौरसिया जी की बांसुरी। ये एक एक क्वेश्चन कई एग्जाम में कई बार पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो अमजद अली खान का सरोद, हरिप्रसाद चौरसिया की बांसुरी, शिव कुमार शर्मा जी का संतूर, संतूर वादक थे। अब ये सब दीर्घाएं बनाई हैं, तो इसके लिए सामान की जरूरत पड़ी। वो कहां से लाए? तो राजस्थान और नोएडा से लाल सफेद स्टोन, त्रिपुरा से बांस लाए थे, कास्ट शिल्प पड़ा ना अपने शिल्प, त्रिपुरा से बांस लाए हैं। मिर्जापुर से कालीन लाए हैं। और हरियाणा से दरी, हरियाणा से दरी। नागपुर से भी गए हैं, बैतूल नागपुर एरिया से, इधर से। काय के लिए प्रसिद्ध है नागपुर वाला जंगल, आसपास का एरिया। सागो। उदयपुर से केसरिया हरा पत्थर, उदयपुर से केसरिया हरा पत्थर।
इंदौर को भी बड़ा सौभाग्य मिला है इसमें अपना योगदान देने के लिए। क्या लेंगे यहाँ पे? अशोक चक्र, अशोक चक्र यहाँ बनाया था। अशोक चक्र कहाँ तैयार हुआ है? इंदौर में। और उस अशोक चक्र के लिए जो सामग्री लाए थे वो लाए थे, सॉरी अशोक चक्र, हाँ उसी के लिए वो लाए थे महाराष्ट्र से। कोई लेकिन लिखना जरूरी नहीं है। अजमेर से ग्रेनाइट लाए, मुंबई से फर्नीचर बनाए हैं पूरा, टेबल कुर्सी पर्दे जो भी चाहिए सब मुंबई से। पीतल कहाँ से लाए थे? अहमदाबाद से। पीतल अहमदाबाद से। क्या बना है पीतल से? अशोक स्तंभ। सेंट्रल विस्टा जिसे कहते हैं, तो ये है राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट। अभी बताएं राष्ट्रपति भवन को क्या बोलते थे पहले? रायसीना हिल्स। तो रायसीना हिल्स से इंडिया गेट तक कितना क्षेत्र है ये? 3.2 किलोमीटर लंबा क्षेत्र। 3.2 किलोमीटर लंबा क्षेत्र। अमित शाह जी के बड़े अच्छे शब्द है, जब ये बनकर तैयार हो गया था तो उन्होंने पब्लिक को संबोधित करते हुए बोला था, नई संसद, अमित शाह जी का कथन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का कथन, नई संसद हमारी संस्कृति और आधुनिकता के मिलन का अप्रतिम उदाहरण है। अप्रतिम उदाहरण है। अप्रतिम उदाहरण है। अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा संसद के कार्य व शक्ति। कोई बता सकता है कि किस भाग में वर्णन है इसका? संविधान के किस भाग में वर्णन है संविधान के कार्य एवं शक्तियां? भाग 5। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, भाग 5 में दिया है। आर्टिकल कौन सा दिया है? आर्टिकल है 107 से लेकर 115-16 तक। 107 से पढ़ेंगे क्योंकि वही विधेयक प्रस्तुतिकरण, स्वीकृति, उसकी धन विधेयक, ये सब कुछ इन्हीं के कार्य है, तो ये सब हम पढ़ेंगे। उससे पहले हमें कुछ आर्टिकल पढ़ना है, उसको पढ़ लेते हैं। कार्य एवं शक्तियां कल के वीडियो में देखेंगे। तो आर्टिकल 105 अनुच्छेद 105, 102 निरर्हता संसद सदस्य के लिए निरर्हता, 103 निरर्हताओं का विनिश्चय और 104 शास्ति, संसद की बैठकों में भाग लेने पर शास्ति। अब आर्टिकल 105 संसद के सदनों की, संसद के सदनों व उसके सदस्यों की शक्तियां व विशेषाधिकार। विशेषाधिकार नंबर 1, कुछ विशेषाधिकार पढ़ेंगे उनके। इस संविधान के उपबंधों के अधीन वाक स्वातंत्र्य, वाक स्वतंत्र, बोलने की स्वतंत्रता। संसद सदस्य है, चाहे वो किसी समिति का सदस्य हो, मंत्री हो
कोई भी हो, लेकिन उसे अपने विचार व्यक्त करने से कोई रोक नहीं सकता, चाहे विपक्ष का हो या फिर सत्ता पक्ष का हो, बोलने का अधिकार उसे है। दूसरा है संसद में या उसकी किसी समिति में संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सके। ठीक है, संसद की समिति का कोई सदस्य है या संसद का सदस्य है, किसी समिति के सदस्य के रूप में या अन्य किसी विधेयक पर उसने अपना मत व्यक्त किया है, जो बात की है, तो उसने अपने विचार व्यक्त किए और उसे बोलने का अधिकार है। तो ऐसा नहीं कि उसके ऊपर कोई न्यायालयीन कार्यवाही की जाएगी, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो फिर बात अलग है। आप मुद्दे की बात करोगे तो कोई बात नहीं, अब उस मुद्दे को छोड़कर कोई व्यक्तिगत बात वहां लेके बैठोगे तो फिर उसके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है। अगला लिखेंगे, संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होगी जो संसद समय समय पर विधि बनाकर विनिश्चित करे। संसद विधि बनाकर विनिश्चित करे। तो इसमें एक अधिकार भी दे दिया कि जो समितियों के जो कार्य है या उनके वार्ता करने का जो तरीका है, समय के अनुसार परिवर्तन करना भी है, तो कोई सरकार कर सकती है क्या? नहीं, संसद विधि बनाकर, उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, कोई अधिनियम लाना पड़ेगा। अगला, ठीक है, बहुत है। वैसे व्यक्तिगत विशेषाधिकार हम अलग क्वेश्चन के तहत पढ़ेंगे, लेकिन इतना याद रख ले, आर्टिकल 105 संसद के सदनों की, उनके सदस्यों की, समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उनकी उन्मुक्तियां। तो उन्मुक्तियों के लिए भी क्या अधिकार है? संसद विधि बनाकर ही कुछ कर सकती है। आर्टिकल 106 पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 106, सदस्यों के वेतन और भत्ते। सदस्यों के वेतन और भत्ते। वेतन और भत्ते, तो क्या है वेतन और भत्ते? हाँ, जो भी संसद विधि बनाकर निर्धारित करती, ये तो प्रावधान है। लेकिन जब संसद की शुरुआत हुई तो उसमें लिखा था डोमिनियन स्टेट की संविधान सदस्यों को जो दिया जाता था, जो संविधान सभा के सदस्य थे, तो इनकी जो नियुक्ति हुई थी तो इनको भी वेतन वगैरह दिया जाता था। जो दिया जाता था वो दिए जाते रहेंगे और आगे
संसद जो विधि बनाकर समय समय पर तय करती रहे वो मिलते रहेंगे। तो मतलब सरकार जो है वो वेतन भत्ते निर्धारित नहीं करती, कौन तैयार करता है? संसद विधि बनाकर, और उसमें जो है पक्ष और विपक्ष दोनों मत देते हैं। लेकिन जब भी वेतन भत्ते बढ़ाने का नंबर आए संसद सदस्यों के, तो कभी उसके ऊपर विपक्ष ने आपत्ति नहीं उठाई, कभी कुछ नहीं हुआ। जब भी कोई ऐसा कोई प्रस्ताव आया, तुरंत ही 2-4 दिन में ही दोनों ने हाथ खड़ा करके उसको पारित कर दिया गया है। कल का जो टॉपिक हमारा बड़ा महत्वपूर्ण है, संसद की शक्तियां। तो विधायी शक्तियां, जैसे राज्यसभा की पढ़ी अपन, विधायी शक्तियां होगी इसमें, कानून बनाने की शक्ति। तो इसमें आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा 107, 108, 111, 111। फिर वित्तीय शक्तियों में आर्टिकल 109, 110, 112, 117, 114। तो 109 में क्या है? 109 में क्या प्रावधान? धन विधेयक में राज्यसभा की शक्ति, कि राज्यसभा जो है धन विधेयक पर केवल 14 दिन तक विचार कर सकते हैं और उसके बाद अपने आप ही पारित माना जाएगा। ये काय में दिया है? आर्टिकल 109। 110 में क्या दिया है? धन विधेयक की परिभाषा, कल पढ़ेंगे हम इससे संबंधित। धन विधेयक किस किस मीटर से संबंधित, करों से संबंधित है, ऋणों से संबंधित है। तो ये इस मीटर से संबंधित जो भी विधेयक होगा वो कौन सा विधेयक कहलाएगा? धन विधेयक। और कौन सा विधेयक धन विधेयक है, इसका विनिश्चय लोकसभा अध्यक्ष करेगा और उसका ये निर्णय अंतिम होगा। ठीक, ये काय में दिया है? आर्टिकल 110। फिर आर्टिकल 112, ये वित्तीय शक्तियों से संबंधित है। वार्षिक वित्तीय विवरण, केंद्र सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे आप लोग क्या बोलते हो? बजट। क्या बोलते हैं इसे? बजट। फिर आर्टिकल 114, विनियोग विधेयक। यदि हमने बजट में कोई स्वीकृतियां दी है, जो भी आय प्राप्त होती है ना, वो सब संचित निधि में जमा होती है। तो बजट की स्वीकृतियों के पश्चात एक विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है और वो संचित निधि से पैसा पारित करते हैं। तो विनियोग विधेयक का प्रावधान आर्टिकल 114, आर्टिकल 114। फिर 117, वित्त विधेयक, कुछ धन से संबंधित मामले जो आर्टिकल 110 में परिभाषित नहीं किए गए, वो सब काय के अंतर्गत आ जाएगा? 117 वित्त विधेयक 117। तो ये वित्तीय शक्तियां काय की है? वित्तीय शक्तियां। फिर संविधान संशोधन से संबंधित शक्तियां, आर्टिकल 368, संविधान में संशोधन करना। फिर एक कार्यकारी शक्तियां, तो इसमें 85 पढ़ा अपन, संसद के सत्र, और फिर उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, और कौन सा होता है? अविश्वास प्रस्ताव, कटौतियां, विभिन्न प्रकार की कटौतियां भी एक तरीके की अविश्वास प्रस्ताव की तरह भूमिका पालित करती है। ठीक, तो कटौती प्रस्ताव जिसे कहेंगे, अविश्वास प्रस्ताव और कटौती प्रस्ताव। धन विधेयक को अस्वीकार करना, तो ये सब क्या है? कार्यकारी शक्ति, सरकार को नियंत्रित करने के लिए। कुछ न्यायिक शक्ति, संसद की न्यायिक शक्ति, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपराष्ट्रपति, इन सब का निर्वाचन करना, ये सब क्या है? न्यायिक शक्तियां। ठीक, साथ में विधेयक पारित होने की प्रक्रिया। तो कल का हमारा ये टॉपिक होगा, आप लोग भी सेम इसी के ऊपर कुछ चर्चा करके आए। मिलते हैं कल। ठीक, मीटिंग बंद नहीं करना था मुझे।